गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम बाल्कन युद्ध, इससे उत्पन्न समस्या, कारण और परिणाम के बारे में अध्ययन करेंगे। बाल्कन युद्ध पूरी समस्या के अंग मात्र थे। इसने यूरोप की सभी महान शक्तियां अभिरुचि रखती थी। क्रीमिया युद्ध भी इसी समस्या का एक प्रतिरूप था। क्रीमिया युद्ध के उपरांत सोचा गया था कि संभवतः पूर्वी यूरोप में शांति स्थापित हो जाएगी, किंतु टर्की ने संधि की शर्तों पर आचरण नहीं किया और उसने ईसाइयों पर अपने अत्याचार प्रारंभ रखे। इसके फलस्वरूप बाल्कन राज्यों में सर्वसलाहवाद का आंदोलन प्रारंभ हुआ और रूस ने इस आंदोलन को प्रोत्साहित किया। 1912 में बाल्कन राज्यों के राजकुमार बल्गारिया की राजधानी में एक उत्सव में भाग लेने आए। इसी अवसर पर उन्होंने बाल्कन राज्यों की राजनीति पर भी बातचीत की। 13 मार्च 1912 को सर्बिया व बल्गारिया के बीच 8 वर्ष के लिए एक संधि हुई और इस संधि पर दोनों देशों के राजाओं ने हस्ताक्षर कर इसे मान्यता प्रदान की। बाल्कन संघ एक सैनिक संगठन बन गया और इसकी स्थापना में रूस की कूटनीतिक विजय सन्निहित थी। इस संघ के निर्माण में एक और तो वह स्लाव जाति का संरक्षक बन गया और दूसरी ओर इस संगठन के गठन से उसे बाल्कन राज्य में जर्मनी और ऑस्ट्रिया के बढ़ते प्रभाव को रोकने का प्रयास किया। बाल्कन संघ की स्थापना को राजनीतिज्ञों ने एक कूटनीतिक का चमत्कार बताया है। अब अध्ययन करते हैं बाल्कन युद्धों के कारण। बाल्कन युद्ध जो हुए हैं उनका कोई एक कारण नहीं रहा है, अपितु विभिन्न कारणों से यह स्थिति उत्पन्न हुई जिस कारण बाल्कन युद्ध हुए। नंबर 1, गैर तुर्कों में राष्ट्रीयता की भावना का प्रचार। तुर्की साम्राज्य में तुर्कों के मुकाबले गैर तुर्क की संख्या बहुत अधिक थी। गैर तुर्कों में राष्ट्रीयता की भावना का प्रसार हो चुका था और वे तुर्कों के चंगुल से मुक्ति पाने के लिए कटिबद्ध थे। नंबर 2, तुर्कों की दमनकारी नीति। साम्राज्य के अधीन बाल्कन राज्यों के गैर तुर्कों की दशा बड़ी शोचनीय थी। उनके साथ बड़ा ही क्रूरता का व्यवहार किया जाता था। तुर्की के सुल्तान ने अपनी ईसाई प्रजा की दशा सुधारने की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। कारणवश ये लोग तुर्की साम्राज्य से असंतुष्ट हुए थे और इन्होंने बाल्कन युद्ध को प्रोत्साहित किया। नंबर 3, युवा तुर्क क्रांति जो कि 1908 ईस्वी में हुई थी। इन्होंने सुल्तान के निरंकुश शासन के विरुद्ध खड़े हुए और अंत में जो सुल्तान का जो शासक है उसका अंत किया और वहां पर संसदीय शासन की स्थापना हुई। इसका परिणाम यह निकला कि जो गैर तुर्क जो तुर्क में रह रहे थे, तुर्की में रह रहे थे, एक नवीन आशा का संचार हुआ और शीघ्र ही यह जो है इन आंदोलनों की ओर जो है आकर्षित हुए। परंतु इन युवा तुर्क आंदोलन के नेताओं ने उग्र राष्ट्रीयता की भावना से प्रेरित होकर तुर्कीकरण की नीति अपनाई और गैर तुर्कों पर तुर्की सभ्यता और संस्कृति थोपने का शुरू कर दिया, जो कि गैर तुर्क को पसंद नहीं था। अतः उन्होंने युवा तुर्क क्रांति की तुलना एक निरंकुश सुल्तान के शासन से ही की। सहधार्मिकता और जातीयता का भावना। तुर्की साम्राज्य में समान धर्म और जाति के लोगों में एक राज्य में संगठित होने की भावना विकसित हुई। उदाहरण के लिए जैसे सर्बिया, मोंटेनीग्रो, बोस्निया और हर्जेगोविना की जनता एक ही मूल की थी। वह एक ही राज्य में संगठित होना चाहती थी। इसी प्रकार यूनान भी चाहता था कि मैसेडोनिया, क्रीट और कुछ अन्य टापू उसके राज्य में सम्मिलित हो जाए, क्योंकि इन राज्यों में जो है अधिकतर यूनानी लोग थे। इसलिए इस तरह की भावना ने एक ऐसा माहौल पैदा कर दिया जिससे कि बाल्कन युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हुई। यूरोपीय राज्यों के परस्पर विरोधी हित। तुर्की साम्राज्य में यूरोपीय राज्यों के अपने अपने हित सम्मिलित थे। रूस और सर्बिया
सहधर्म सहजाति के आधार पर मित्र थे। इसी प्रकार जर्मनी और ऑस्ट्रिया तुर्की की समस्या में एक दूसरे के सहयोगी थे। इंग्लैंड तुर्की साम्राज्य को रूसी प्रभाव से मुक्त रखना चाहता था। इटली दक्षिण में ऑस्ट्रिया के विस्तार का विरोधी था। इस प्रकार बाल्कन क्षेत्र में यूरोपीय देशों में परस्पर विरोधी हितों के कारण विस्फोट बना हुआ था। बाल्कन युद्धों के आरंभ होने से पूर्व इसी प्रकार की स्थिति विद्यमान थी और रूसी समर्थन से सर्बिया बल्गारिया आदि के आक्रामक रुख का पोषण हो रहा था। गैर तुर्क जातियों में मनमुटाव। तुर्की साम्राज्य की गैर तुर्क जातियों में भी परस्पर एकता का अभाव था। वे भी आपस में एक दूसरे से शत्रुता रखती थी। बल्गारिया सर्बिया यूनान में शताब्दियों से जातीय वैमनस्य चला आ रहा था और द्वितीय बाल्कन युद्ध तो प्रमुखतया गैर तुर्क जातियों के पारस्परिक वैमनस्य के कारण ही हुआ था। मैसिडोनिया की समस्या। मैसिडोनिया में तुर्क बल्गार सर्ब अल्बानियन यहूदी आदि अनेक जातियों के लोग रहते थे तथा यूनान सर्बिया बल्गारिया आदि सभी राज्य मैसिडोनिया के विभिन्न भागों में अपनी जाति विशेष को लेकर चलना चाहते थे। अतः मैसिडोनिया की समस्या भी एक युद्ध का कारण बनी। उन्नीस से 1903 ईस्वी तक मैसिडोनिया की कई राजस्थानों पर विद्रोह हुए, परंतु तुर्की के सुल्तान ने अपनी सेनाएं भेजकर विद्रोहियों को कठोरतापूर्वक दमन किया। ये विद्रोह जो हुए थे वो बल्गेरिया के समर्थन में हुए थे। उन्होंने वहां पर ऐसी पार्टियों को समर्थन देना शुरू कर दिया जो कि तुर्की सरकार के विरुद्ध आंदोलन कर रहे थे, लेकिन उसको उन्होंने दबा दिया। तुर्की सेनाओं ने उन्हें दबा दिया। तुर्की सेनाओं ने हजारों सैकड़ों गांवों को आग लगा दी। हजारों कृषक बेघर हो गए। इस प्रकार इस प्रकार तुर्कों ने मैसिडोनिया में अंत का राज्य स्थापित कर दिया। अंत में 1903 में ऑस्ट्रिया और रूस ने मैसिडोनिया की समस्या के लिए एक योजना तैयार की जिसे मर्जस्तेग का कार्यक्रम कहते हैं। यद्यपि रूस और ऑस्ट्रिया के दबाव के कारण तुर्की ने मर्जस्तेग योजना को स्वीकार कर लिया, परंतु यह योजना सफल नहीं हो सकी। तुर्की की सरकार ने मर्जस्तेग योजना को लागू करने का कोई प्रयास नहीं किया और मैसिडोनिया के ईसाइयों की दशा दयनीय बनी रही। मैसिडोनिया की समस्या भी बाल्कन युद्ध का एक प्रमुख कारण रही। नंबर 8 आर्मेनिया की समस्या। आर्मेनियन लोग मुख्यतः एशिया माइनर के उत्तर पूर्वी प्रांतों में रहते थे। ये लोग थे और कृषि कार्य करने में लगे थे। बर्लिन की संधि के अनुसार तुर्की के सुल्तान ने आर्मेनियन में सुधार करने और वहां के ईसाइयों के अधिकारों की रक्षा करने का वचन दिया था, परंतु सुल्तान ने आर्मेनिया के ईसाइयों को कोई भी सुख सुविधाएं नहीं दी, कोई भी उन्हें उनका सुधार नहीं किया, जिस कारण से जो है ये लोग तुर्की सुल्तान के विरुद्ध खड़े हो गए। दूसरी ओर आर्मेनिया वासियों में भी राष्ट्रीयता की भावना प्रबल होती जा रही थी। तुर्की के अत्याचारों से आर्मेनिया में राष्ट्रीयता की भावना बढ़ती गई। आर्मेनिया में अनेक समितियों की स्थापना हुई जिनका उद्देश्य आर्मेनिया को तुर्की शासन के चंगुल से मुक्ति दिलाना था। 1890 में आर्मेनिया में आर्मेनियन क्रांतिकारी संघ की स्थापना हुई जिसने कुछ क्रांतिकारी टोलियों का गठन किया और इस पर तुर्की के सुल्तान ने आर्मेनिया के ईसाइयों का दमन करना शुरू कर दिया। 1894 में तुर्की सैनिकों ने सासुन जिलों के ईसाइयों पर धावा बोल दिया और उनके लगभग 25 ग्रामों को नष्ट कर दिया और उनमें रहने वाले 10 से 20 हजार आर्मेनियों की हत्या कर दी। 1895 के अंत तक 50,000 से अधिक आर्मेनियन ईसाई कत्लेआम या लूटमार का शिकार हुए थे। 1896 में कस्तुनतुनिया में लगभग 6,000 आर्मेनियन लोगों का वध कर दिया। इन हत्याकांडों से संपूर्ण यूरोप में सनसनी फैल गई, परंतु आपसी ईर्ष्या के कारण यूरोपीय शक्तियां इन हत्याकांडों के प्रति उदासीन बनी रही। इंग्लैंड टर्की के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई करना चाहता था, परंतु फ्रांस रूस आदि ने उसका साथ नहीं दिया। जर्मनी और ऑस्ट्रिया भी आर्मेनिया के हत्याकांड के प्रति उदासीन ही बने रहे। नंबर 9 क्रीट और यूनान में असंतोष। यूनान टर्की साम्राज्य में रहने वाले अपने स्वजातीय भाइयों को अपने में मिला लेना चाहता था। इन यूनानियों की संख्या 25 लाख से अधिक थी। यूनान के दक्षिण में क्रीट नामक टापू के अधिकांश निवासी यूनानी थे। ये लोग यूनान में मिलना चाहते थे और दोनों देशों में इस एकीकरण आंदोलन ने जोर पकड़ लिया।
दोनों देशों में इस एकीकरण आंदोलन ने जोर पकड़ा और 1897 में क्रीट के यूनानी नेताओं ने यूनान से मिलने की घोषणा कर दी और क्रीट की प्रार्थना पर यूनानी शासक ने क्रीट की सहायता के लिए अपनी सेना भेज दी। 8 अप्रैल 1897 ईस्वी को यूनान के अनियमित सैनिक तुर्की की सीमा में प्रविष्ट हो गए और 17 अप्रैल 1897 को तुर्की ने यूनान के विरुद्ध घोषणा कर दी युद्ध की घोषणा कर दी और यूनानी सेनाएं तुर्की की सेनाओं के सामने नहीं टिक सकी और 17 मई को डोमोकस नामक स्थान पर यूनानी सेनाओं की पूर्ण रूप से पराजय हुई। अंत में 4 दिसंबर 1897 को यूनान और टर्की में एक संधि हुई जिसके अनुसार यूनान ने तुर्की को 40 लाख रुपए युद्ध हर्जाना देने का वचन दिया और इस प्रकार यह यूनान के लिए बड़ा हानिप्रद सिद्ध हुआ। क्रीट को यूनानी साम्राज्य में सम्मिलित करने की उसकी आकांक्षा मिट्टी में मिल गई अतः यूनान में भी तुर्की के विरुद्ध तीव्र संतोष उत्पन्न हुआ। यह है 1897 की बात और यही क्रीट और यूनान में जो असंतोष था इसी के कारण जो है ये पूर्वी समस्या यानी बाल्कन समस्या उत्पन्न हुई। इटली का ट्रिपोली पर आक्रमण। अगादिर के संकट अगादिर जो कि मोरक्को में स्थित है। मोरक्को में अगादिर करके एक जगह है, ठीक है। वहां के संकट के पश्चात सितंबर 1911 में इटली ने ट्रिपोली पर आक्रमण कर दिया। तुर्की की इसमें पराजय हुई और उसे अक्टूबर 1912 में लोसान की संधि करनी पड़ी। इस संधि के अनुसार तुर्की ने ट्रिपोली पर इटली का आधिपत्य स्वीकार कर लिया। इस युद्ध में से तुर्की की दुर्बलता प्रकट होगी और बाल्कन राज्यों को उसके विरुद्ध संगठित होने का अवसर प्रदान हुआ और उन्होंने उसके विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। नंबर 11 बाल्कन संघ। तुर्कों की दमनकारी एवं अत्याचारपूर्ण नीति के कारण बाल्कन राज्यों में तीव्र असंतोष था। 1911 ईस्वी तक वे आपसी मतभेद भुलाकर मैसेडोनिया के अपने भाइयों की सहायता करने के लिए तैयार हो गए। 13 मार्च 1912 में सर्बिया और बल्गारिया के बीच संधि हुई। इस संधि के अनुसार दोनों राज्यों एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता और स्वतंत्रता की गारंटी दी। दोनों देशों ने यह भी निश्चय किया कि यदि कोई बड़ी शक्ति बाल्कन क्षेत्र के किसी भाग पर अधिकार करने का प्रयत्न करे तो दोनों मिलकर उसका विरोध करेंगे और दोनों देशों में एक गुप्त समझौता भी हुआ जिसके अनुसार दोनों राज्यों में रूस की स्वीकृति से तुर्की के विरुद्ध सम्मिलित आक्रमण करने का निर्णय हुआ। 29 मई 1912 ईस्वी को यूनान और बल्गेरिया के बीच एक रक्षात्मक संधि हुई। सितंबर 1912 में दोनों देशों के बीच सैनिक उपसंधि हुई जिसके अनुसार दोनों राज्यों ने युद्ध की स्थिति में समान रूप से सहयोग देने का वचन दिया और मॉन्टेनिग्रो के साथ कोई लिखित संधि नहीं हुई परंतु उसने मौखिक रूप से बाल्कन राज्यों के साथ सहयोग करने का वचन दिया। इस प्रकार अगस्त 1912 तक बल्गेरिया, सर्बिया, यूनान, मॉन्टेनिग्रो का बाल्कन संघ बन गया। बल्गेरिया, सर्बिया, यूनान होगा और उसे हराकर विजित प्रदेशों को आपस में बांट लिया। प्रथम बाल्कन युद्ध की घटनाएं। 8 अक्टूबर 1912 को मोंटेनिग्रो ने टर्की के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी और 14 अक्टूबर को बल्गेरिया, सर्बिया और यूनान ने टर्की को अल्टीमेटम दे दिया। 18 अक्टूबर को टर्की ने बल्गेरिया और सर्बिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी और उस दिन यूनान भी टर्की के विरुद्ध युद्ध में शामिल हो गया। इन टर्की के साथ युद्ध में उसे बहुत ही विनाश का सामना करना पड़ा और टर्की को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा और प्रथम जो ये बाल्कन युद्ध था वो लंदन की संधि 30 मई 1913 ईस्वी को समाप्त हो गया और जो ये संधि हुई थी ये लंदन की संधि के नाम से जानी गई थी। इस संधि की जो शर्तें थी वो इस प्रकार थी कि तुर्की ने काले सागर पर स्थित मीडिया से लेकर एजियन सागर पर स्थित एनास के पश्चिम का संपूर्ण क्षेत्र और क्रीट का द्वीप बाल्कन राज्य को दे दिया। देखो, काले सागर में स्थित मीडिया से लेकर एजियन सागर पर स्थित एनास के पश्चिम का संपूर्ण क्षेत्र और क्रीट का द्वीप बाल्कन राज्य को दे दिया। दक्षिण मैसेडोनिया तथा क्रीट का द्वीप यूनान को दे दिया। दक्षिण मैसेडोनिया और क्रीट का द्वीप यूनान को दे दिया। अल्बानिया का स्वतंत्र राज्य स्थापित किया गया किंतु उसकी सीमाएं निर्धारित करने का कार्य भविष्य के लिए छोड़ दिया गया। सर्बिया को उत्तरी और मध्य मैसेडोनिया का क्षेत्र दिया गया और बल्गारिया को थ्रेस और एजियन सागर का तटवर्ती भाग प्राप्त हुआ। द्वितीय बाल्कन युद्ध।
लंदन की संधि के बाद बाल्कन क्षेत्र में अधिक समय तक शांति स्थापित नहीं रह सकी। विजयी बाल्कन राज्य संधि द्वारा प्राप्त किए गए जो बंटवारे हैं उससे असंतुष्ट थे, अतः शीघ्र ही उनके बीच मनमुटाव उत्पन्न हो गया और विजेता राष्ट्रों में मतभेद के मुद्दे उत्पन्न हो गए। जो उसके जो मतभेद थे वो उनके निम्नलिखित कारण थे। नंबर 1, बल्गेरिया, सैलोनिका, मैसेडोनिया के कुछ क्षेत्र कुछ अन्य भागों पर अधिकार करना चाहता था। दूसरी ओर यूनान भी सैलोनिका पर अधिकार बनाए रखना चाहता था, क्योंकि उससे उसे एजियन सागर तक पहुंचने का सीधा मार्ग मिल जाता। सर्बिया ने बल्गेरिया के साथ की गई 1912 ईस्वी की संधि में संशोधन करने और मैसेडोनिया में आंतरिक भाग प्राप्त करने की मांग की। सर्बिया का कहना था कि उसे अल्बानिया के क्षेत्र में कुछ भी ना मिलने के कारण जो क्षति हुई है, उसके बदले उसे मैसेडोनिया का अतिरिक्त भाग मिलना चाहिए, परंतु बल्गेरिया ने सर्बिया की मांग को ठुकरा दिया। बल्गेरिया और यूनान ने मैसेडोनिया में अपनी सीमाएं निश्चित करने के लिए 7 अप्रैल 1913 ईस्वी को जो आयोग नियुक्त किया था, वह अपने उद्देश्यों में सफल नहीं हो सका। रोमानिया बाल्कान युद्ध के समय अपनी तटस्थता के बदले बल्गारिया की सिलिस्ट्रिया का क्षेत्र प्राप्त करने की मांग कर रहा था। कुछ दिनों तक दोनों में तनातनी चलती रही और अंत में ऑस्ट्रिया और रूस के प्रयत्नों से दोनों में समझौता हो गया और बल्गेरिया ने सिलिस्ट्रिया का भाग रोमानिया को दे दिया। सर्बिया और यूनान ने अपने हितों की रक्षा के लिए पारस्परिक सहयोग की संधि कर ली और दोनों ने मिलकर बल्गारिया से मैसेडोनिया का एक बहुत बड़ा भाग देने को कहा, परंतु बल्गारिया ने अपनी मांग को अस्वीकार कर दिया। फलस्वरूप यूनान और सर्बिया बड़े क्रुद्ध हुए और संघर्ष का खतरा बढ़ गया। यद्यपि जून 1913 में रूस ने बल्गेरिया, सर्बिया और यूनान के बीच समझौता कराने का प्रयत्न किया, परंतु समझौते का प्रयत्न विफल रहा। 29 जून 1913 को बल्गेरिया ने सर्बिया पर आक्रमण कर दिया और एक दूसरी सेना सैलोनिका में यूनान के विरुद्ध आक्रमण के लिए भेज दी। बल्गेरिया के इस युद्ध में से द्वितीय बाल्कन युद्ध शुरू हो गया। यूनान और सर्बिया की सम्मिलित सेनाओं ने बल्गेरिया की सेनाओं को कई स्थानों पर पराजित किया। 9 जुलाई को रोमानिया भी बल्गेरिया के विरुद्ध युद्ध में खड़ा हो गया और 12 जुलाई को तुर्की ने भी बल्गेरिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। 20 जुलाई को तुर्की ने एड्रियानोपल पर अधिकार कर लिया। सर्बिया और यूनान की सेनाओं ने भी बल्गेरिया की कई क्षेत्रों पर अधिकार कर दिया और अंत में जो है बुखारेस्ट की संधि हुई 10 अगस्त 1913 ईस्वी को। इस संधि की जो शर्तें थी वो इस प्रकार से थी। बल्गारिया ने रोमानिया को दोब्रुजा का बहुत बड़ा भाग, जिसमें सिलिस्ट्रिया का दुर्ग भी था, दे दिया। मध्य मैसेडोनिया सर्बिया को प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त नोवी बाजार के संजक का पूर्वी भाग भी सर्बिया को दे दिया गया। मोंटीनिग्रो का नोवी बाजार का पश्चिमी भाग दे दिया गया। यूनान को एपिरस, दक्षिणी मैसेडोनिया, सेलोनिका और पूर्व में मेस्टा नदी तक का समुद्र तट प्राप्त हुआ। तुर्की को एड्रियानोपल, डेमोटिका और किर्क किल्सा पुनः प्राप्त हो गया। बल्गारिया को डेडिगाच बंदरगाह के निकट एक संकरी पट्टी दे दी गई ताकि वह एजियन सागर तक पहुंच सके। बाल्कन युद्धों के परिणाम, जन और धन की हानि। दोनों बाल्कन युद्ध में जन धन की भारी हानि हुई। इतिहासकार मैरियट के अनुसार दोनों युद्धों में लगभग 25 करोड़ पाउंड खर्च हुए। 3,48,000 व्यक्ति युद्ध में मारे गए या घायल हुए। बल्गारिया को सबसे बड़ी हानि इसमें उठानी पड़ी। नंबर 2, यूरोप में तुर्की साम्राज्य का अंत। बाल्कन युद्धों के परिणाम स्वरूप यूरोप में जो तुर्कों का साम्राज्य था वो समाप्त हो गया और उसके साम्राज्य का 5/6 भाग उसे छीन लिया गया। जो बाल्कन राज्य थे उनकी सीमाओं का विस्तार हो गया और उन्हें कई क्षेत्र उसमें प्राप्त हुए। नंबर नेक्स्ट, तुर्की के अत्याचारों से बाल्कन जातियों को मुक्ति मिलना। अब तुर्की के अत्याचारों से बाल्कन जो जातियां थी, जो जैसे अलग हो गए, जैसे अपना जो बाल्कन युद्धों से जो अलग हुए थे, जैसे सर्बिया, यूनान, क्या बोलते हैं, बल्गारिया, ये इनमें जो रहने वाली जो जातियां थी वो क्या है, तुर्की अत्याचारों से आज़ाद हो गई। बल्गारिया में असंतोष और द्वितीय बाल्कन
युद्ध में बुल्गारिया बुरी तरह पराजित हुई और उसे बुखारेस्ट की संधि पर स्वीकार करनी पड़ी। उसकी बृहत बुल्गारिया के निर्माण की महत्वाकांक्षा मिट्टी में मिल गई। बुखारेस्ट की संधि से उसके हाथ से प्राय सभी प्रदेश जाते रहे और उसे एजियन सागर के ऊपर एकमात्र संकर समुद्र तट प्राप्त हुआ। बाल्कान राज्यों में असंतुष्ट होना। यद्यपि बाल्कन राज्यों का काफ़ी भूभाग प्राप्त हुआ, परंतु वे असंतुष्ट थे। यूनान अल्बानिया का दक्षिणी क्षेत्र प्रदेश चाहता था, परंतु उसकी यह मांग पूरी नहीं हो सकी। इस तरह से कई राज्य इससे असंतुष्ट थे। सर्बिया में भी बुखारेस्ट की संधि को लेकर असंतुष्टता थी, क्योंकि समुद्र तट प्राप्त करने के लिए उसकी अभिलाषा पूरी नहीं हो सकी। ऑस्ट्रिया की रोमानिया और तथा यूनान से शत्रुता। रोमानिया बृहत्तर रोमानिया के निर्माण करना चाहता था। उसकी जाति के बहुसंख्यक लोग ऑस्ट्रिया साम्राज्य में रहते थे, अतः रोमानिया के लोग जातीय प्रचार ने ऑस्ट्रिया के साम्राज्य के लिए खतरा पैदा कर दिया था तथा दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ने लगे थे। ऑस्ट्रिया सेलोनिका की ओर बढ़ना चाहता था, परंतु सेलोनिका पर यूनान का अधिकार था, ऑस्ट्रिया और यूनान में भी कटुता आ गई। बुखारेस्ट की संधि के पश्चात सैनिक शक्ति में वृद्धि होना शुरू हो गई। प्रथम महायुद्ध के लिए भी यही बाल्कन समस्या उत्तरदायी रही, क्योंकि इसी से जो है कई देश आपस में लड़ने लगे, सैनिक शक्तियों का विकास किया गया और अनेक प्रकार के जो है हथियारों का निर्माण होने लगा। ठीक है, इस तरह से जो है अंत में 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी और रूस ने सर्बिया तथा जर्मनी ने ऑस्ट्रिया का साथ दिया और इस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध का सूत्रपात हुआ। धन्यवाद दोस्तों।